हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये भाग महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, भाग एक दोस्तों आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आज ये हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कई सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया था और कुछ दोस्त प्रत्यक्ष भी मिले थे कि सर आप जो सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स की और भारतीय संविधान की सीरीज जो चला रहे हैं, ठीक है, उसमें बाकी सभी कुछ तो तैयार हो जाता है, लेकिन जो आर्टिकल्स होते हैं याद करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज हम उनको कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और देखिए हम कैसे इसको चुटकियों में याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो कैसे हमें चुटकियों में याद हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और इसी क्रम में हमारी जो आने वाली वीडियोस होंगी, ठीक है, वो इसी क्रम में आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि भाग एक में, संविधान के भाग एक में, ठीक है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। कहां तक है दोस्तों? भाग एक जो है हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। उसमें पहला अनुच्छेद जो है, प्रथम अनुच्छेद, ठीक है, उसमें भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, राज्यों का एक संघ होगा, ये बात कही गई है। क्या कही गई दोस्तों? भारत क्या होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो याद हो गया होगा दोस्तों, कई कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है भारत राज्यों का क्या है एक। तो ऑप्शन 3 गलत होते हैं, एक सही होता है जिसमें शब्द जुड़ा होता है संघ, ठीक, उसको ठीक लगा के आएंगे। तो अनुच्छेद एक में बात कही भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा दोस्तों। क्या होगा? संघ होगा। ठीक है दोस्तों, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 2। तो जो आर्टिकल 2 जो है हमारा, ठीक है, और आर्टिकल 3 इसको एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 2 और 3 जो है ये राज्यों के निर्माण से है। किससे? राज्यों के निर्माण से संबंधित, के निर्माण। और ये भी क्या है? राज्यों के निर्माण से है, निर्माण से संबंधित है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो वो दोनों आर्टिकल राज्यों से निर्माण से संबंधित हैं, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है, जो भारत के जो बाहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, अगर उसको भारत में सम्मिलित करना होता है तो हम आर्टिकल 2 के तहत उसमें भारत में हम इसको सम्मिलित करते हैं। ठीक है, और ये सम्मिलित संसद के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 3 जो होता है हमारा, ठीक है, वो भारत के अंदरूनी राज्यों की सीमाओं को काट काट के नए राज्यों का निर्माण जो हमारी संसद करती है वो आर्टिकल 3 के तहत करती है। ठीक है, उसके नामों में परिवर्तन, ये सभी क्या आर्टिकल 3 में होता है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में 3 अनुच्छेद हमें याद रखने हैं और तीनों को हम बारी से तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या है दोस्तों? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। ठीक है, और आर्टिकल 2 में क्या है? बाहरी राज्य, ठीक है, बाहरी क्षेत्र अगर भारत में सम्मिलित करने होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होते हैं। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बाहरी क्षेत्र, भारत से बाहरी क्षेत्रों को अगर भारत में मिलाया जाएगा तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर आर्टिकल 3 जो है हमारा, ठीक है, वो राज्यों भारत के भीतरी राज्यों, ठीक है, राज्यों को थोड़ी थोड़ी सीमाएं काटकर नए राज्यों का विस्तार, मतलब नए राज्यों को बनाया जाता है, तो आर्टिकल 3 के तहत बनाते हैं। ठीक है, और ये शक्ति किसको प्रदान है? संसद को प्रदान है। किसको प्रदान है? संसद को प्रदान। तो इसको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जैसे 2014 में तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया था, तो आर्टिकल 3 के थ्रू ही इसको बनाया गया था। तो ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं भाग 2। भाग 2, अब जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है भाग 2 में क्या है। पहले तो हमारा भाग 2 जो है वो, अब अनुच्छेद जो 4 था, ठीक है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद 4 में जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि 2 और 3 के प्रावधान कैसे यूज किए जाएंगे वो अनुच्छेद 4 में बताए गए हैं। तो क्लियर हो गया हो दोस्तों। अब भाग 2 को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो भाग 2 पहली बात तो 5 से लेकर 11 तक है।
कहां तक है दोस्तों? भाग 2 हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। और इसमें नागरिकता से जुड़ा हुआ ये भाग है। भाग में नागरिकता कैसे ली जाएगी, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है दोस्तों? भाग 2 है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये जो भाग 2 जो है, यहां से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर पढ़ते हैं भाग 3, संविधान का भाग 3। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भाग 3 जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। कहां तक है दोस्तों? 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। और इस भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसका है दोस्तों? मौलिक अधिकार का वर्णन है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था मौलिक अधिकार जो हैं, ठीक है, वो 7 थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, ठीक है। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो हमारा संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, और उसको हटा दिया गया। अब उसको आर्टिकल 300A में रखा गया, ठीक है, उसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो क्लियर होगा दोस्तों। तो भाग 3 का दोस्तों ये 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है, ठीक है। इसका एक आपके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, अलग से आपके लिए समझाने का प्रयास करूंगा। 12 से लेकर 35 तक देखिए हम इसमें जो आगे वाली वीडियो मेरी होंगी उसको हम देखो इस 12 से 35 तक आर्टिकल को चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका मेरा एक अलग से स्पेशल एक वीडियो आएगा भाग 3 का, ठीक है। तो इसमें हम मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और समझते समझते हमें याद भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं भाग 4 की ओर। भाग 4, भाग 4, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि आप सभी को पता है हमारा भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। और ये भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। कहां तक है दोस्तों? 36 से लेकर 51 तक। और इसमें है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। तो जैसे भाग 3 के लिए मेरा अलग से एक वीडियो आएगा, वैसे ही हम इस भाग 4 के लिए भी एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप हमारे इस सीरीज में बने हुए हैं, ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें इस कंटिन्यू इसको भाग 2 को समझाने, अगर आप चाहते हैं कि हम भाग 2 को समझाएं तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है। तो भाग 3 से अगला जो वीडियो होगा मेरा, ठीक है, वो भाग 3 से स्टार्ट होंगे। 12 से 35 तक समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगला जो भाग 4 है वो हमारे 36 से लेकर 51 तक, जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। और इसको हम अलग से एक वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे और आप सभी के बीच हमारे ये वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तब आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्त नए हैं, ठीक है, पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कंटिन्यू हम संविधान के हर एक भाग को समझने का हम याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हर भाग को हम समझने का भी प्रयास करेंगे और साथ साथ में याद भी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, भाग 4 तक हमने समझ में आ गया, ठीक है। अब जो हमारा भाग जो 4 का है, ठीक है, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इन मौलिक कर्तव्य को, ये भाग 4 को जो था, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद हमारे 51 का के अंतर्गत रखे गए थे। किसके अंतर्गत रखे गए? 51 का। तो अनुच्छेद 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य अभी जल्दी में
जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, प्रदान करानी चाहिए माता पिता के द्वारा। ठीक है, माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो क्लियर हो गया हो दोस्तों। इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो क्लियर हो गया हो दोस्तों। तो भाग जो, इसको यहाँ पे थोड़ा सही से लिख दूं मैं, ठीक है, भाग जो 4 का है, ठीक है, वो उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य को रखा कहाँ गया था, 51 का के अंतर्गत रखा गया। तो यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, भाग 4 का हो गया। और इसको 4 का को एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद हो गया होगा दोस्तों। अब जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, कब जोड़े गए थे, 1976 में। तो यहां तक सभी की समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए, अब जैसे कि हमने भाग 1 पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 जो था हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, फिर हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा। अनुच्छेद 1 में क्या था, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा बाहरी राज्यों का, ठीक है, भारत में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, और उनका राज्यों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर जो अनुच्छेद 3 था उसमें हमने पढ़ा आंतरिक राज्यों की सीमाओं को काट काट कर नए राज्यों का निर्माण करवाया जाएगा। उसके नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किसको है, संसद को प्राप्त है। किसको दोस्तों, संसद को प्राप्त है। तो ये तीनों हमारे रिकॉल हो गए। फिर भाग 2 जो 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है, इसमें नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। फिर भाग 3 जो हमारा मौलिक अधिकार है हमारे उसमें, ठीक है, जो 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मेरा अलग से एक वीडियो आएगा। फिर भाग 4 जो है वो हमारा 36 से लेकर 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भाग 4 का जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है हमारे, और मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया था। 11 हमारे मौलिक कर्तव्य। तो ये सब आप उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमारे आ जाते हैं, देखिए दोस्तों, 51 का हो गया। अब इसके बाद में आते हैं हमारे अनुच्छेद 52, 53, 54। ठीक है, तो यहां से राष्ट्रपति जी शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ होगा सभी लोगों का। ठीक है, तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया में एक राष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति जी महोदय का एक पद होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन कहां मिलता है हमें, अनुच्छेद 52 में मिलता है। कहां मिलता है, अनुच्छेद 52 में। तो समझ में आया होगा दोस्तों, नोट भी किया होगा, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 53 पढ़ते हैं। तो जो अनुच्छेद 53 है हमारा, अब राष्ट्रपति जी तो बन गए, ठीक है, अब वो बनाए किस लिए गए हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ शक्तियां दी जाएंगी उन्हें। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति जी की शक्ति एवं कार्य दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी की शक्ति एवं कार्य का वर्णन है, कहां मिलता है हमें, अनुच्छेद 53 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। फिर अनुच्छेद 54 में आते हैं। अनुच्छेद 54 में, अब इस अनुच्छेद 54 में क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति जी का पद हो गया, कार्य एवं शक्ति हो गई। ठीक है, फिर अनुच्छेद 54 में जो है हमारे, वो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है। क्या है दोस्तों, निर्वाचन है। तो यहां पर समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, फिर ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जुड़े हुए
पढ़ने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। 2 भागों में लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, ठीक है। पहला भाग हमारा स्टार्ट है, अब दूसरा नेक्स्ट आएगा, ठीक है। लगभग 50% आर्टिकल को हम इसमें तैयार करेंगे और 50% जो है आर्टिकल हम दूसरे पार्ट में तैयार कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति किससे, निर्वाचन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद आता है 58। तो अनुच्छेद 58 में, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है, ठीक है। योग्यताएं हैं राष्ट्रपति जी की, क्या है, योग्यताएं, ठीक है। जैसे पहली योग्यता, जैसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो व्यक्ति वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है, और भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और निर्वाचन के समय पे किसी सरकारी पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी योग्यताएं, इसका भी दोस्तों हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे स्पेशल फॉर राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। उसमें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 55 आर्टिकल, 56, 57, 58 उस राष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी आर्टिकल को हम समझने का उसमें प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को संविधान के सभी चैप्टर की लगभग वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति से हमें अनुच्छेद 58 तक हमने याद कर लिया, ठीक है, और हमने नोट भी किया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, फिर आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 60 में, ठीक है। अनुच्छेद 60 में, अब अनुच्छेद 60 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति जी की शपथ है। क्या है, राष्ट्रपति जी की शपथ है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से अनुच्छेद 60 के थ्रू राष्ट्रपति जी होते हैं वो शपथ लेते हैं। तो यहां तक तैयार हो गया होगा दोस्तों। फिर अनुच्छेद 61 में आते हैं, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में देखिए राष्ट्रपति जी का पद हो गया, उन्हें शक्तियां मिल गई, ठीक है, कार्य मिल गया, उनका निर्वाचन हो गया, कौन कौन सी योग्यता पाकर वो निर्वाचित हुए हैं, फिर उन्होंने शपथ ले ली। अब शपथ लेने के पश्चात भी अगर कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं, ठीक है, अब उनके लिए हटाने की भी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसको हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, महाभियोग के नाम से जानते हैं। ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है ये हमने संविधान के स्रोत में आपको बताया था कि ये हमारी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इस महाभियोग राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति के पर चलाया जाता है, ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है यदि वह कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं। तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो आर्टिकल 61 तक हमारा तैयार हो गया। फिर चलिए इसको एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रपति पद से तो अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति जी का पद है। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्य एवं शक्ति है। अनुच्छेद 54 में क्या है, हमारे अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है ना। और अनुच्छेद 58 में क्या है, उनकी योग्यताओं का वर्णन है, ठीक है। और अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति जी की शपथ है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति जी पर जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया उनको हटाने की जो प्रक्रिया चलाई जाती है जिसको हम महाभियोग के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो महाभियोग कहां से, अनुच्छेद 61 में। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अनुच्छेद 72 पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद जो 72 होता है, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति जी के लिए यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड जैसी सजा मिलती है, ठीक है, या अन्य सजाएं मिलती हैं, अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, सजा को माफ कर सकते हैं। वो कौन से आर्टिकल के थ्रू, अनुच्छेद 72 के थ्रू। तो इसमें क्या है, क्षमादान है। क्या है दोस्तों, क्षमादान है। तो यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद 85। जैसा कि दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 85 जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें लोकसभा का विघटन है, ठीक है। लोकसभा का विघटन। क्या है दोस्तों, लोकसभा का विघटन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 85 तक समझ में आया होगा।
क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, कि लोकसभा का विघटन किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 85 में। क्लियर हो गया हो दोस्तों? अगर आप सभी ने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रख। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 85 तक हो गया था, ठीक। अब हम पढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 85 के तहत क्या था, लोकसभा का विघटन, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, हमारा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, अनुच्छेद 123। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 123। ये अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है दोस्तों, अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। अध्यादेश हमारा जारी किया जाता है और राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो अध्यादेश जारी किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो क्लियर हो गया हो दोस्तों। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, हमारा है नेक्स्ट 143, ठीक है। तो इस 143 के तहत, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। क्लियर हो गया हो दोस्तों। लेकिन सलाह तो ले सकते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह है इसमें, सुप्रीम कोर्ट से सलाह किसके तहत लेते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत, सॉरी 143 के तहत, ठीक है। और 123 में क्या? अध्यादेश जारी होता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा अनुच्छेद आता है, अब यहां तक तो राष्ट्रपति जी लगभग राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे हमने उसको समझने का प्रयास किया। अब यहां से हमारे उपराष्ट्रपति जी को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए 1 से 2 अनुच्छेद जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए 2 अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 63 और अनुच्छेद 64। इन 2 को हम एक साथ याद करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 में जो है, ठीक है, उसमें उपराष्ट्रपति जी का पद है। क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। अब जो अनुच्छेद 64 है, ठीक है, इस अनुच्छेद 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। तो किसके तहत बताया गया? अनुच्छेद 64। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं, 0 होता है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जब वो काम करते हैं तब उन्हें वेतन दिया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ तक तो उपराष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट आर्टिकल 63 और 64 थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी क्रम में दोस्तों हम आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो अगले आते हैं हमारे, इसी क्रम में प्रधानमंत्री को समझने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रधानमंत्री उनसे जुड़े हुए हैं अनुच्छेद 74 और 75, इन दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, याद करना बहुत सरल होता है, ठीक है। और कभी आप क्रम से अनुच्छेदों की याद ना कीजिए।
अगर आप क्रम से अनुच्छेदों को याद करते हैं तो हमारा हमें नहीं ज्यादा नहीं याद हो पाता है, ठीक है। तो जुड़े हुए जैसे दो को एक साथ जोड़ लिया, तीन को एक साथ जोड़ लिया, ठीक है, और ऐसे जोड़ते जोड़ते हम जैसे एक याद करते हैं दूसरा अपने आप में याद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। रटना नहीं है हमें, बस समझ कर चलना है, ठीक है, और जिससे हमें लंबे समय तक चीजें याद हो सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 74 में जो है वो हमारे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के थ्रू उनका पद था, ठीक है, उनके लिए एक मंत्री परिषद दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। बनाए उन्होंने मंत्री परिषद को बनाया है, तो मंत्री परिषद, ठीक है, तो वो बनाई किसके, अनुच्छेद 74 के थ्रू। तो ये मंत्री परिषद किसकी होती, प्रधानमंत्री, पीएम की मंत्री परिषद, ठीक है दोस्तों। अब ये मंत्री परिषद का जो हेड होगा, मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो अनुच्छेद 75 में, ठीक है। तो मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री का पद कहाँ है, अनुच्छेद 75 में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल, ठीक है, लगभग इतने तो याद ही होने चाहिए हमें, है ना। तो इसको क्रम से हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 में क्या था, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद थी, और अनुच्छेद 75 में क्या, इस मंत्री परिषद का एक हेड होगा जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानेंगे। तो क्लियर हो गया वो दोस्तों, आपने इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इधर समझाने का प्रयास करता हूं अगर जो हमारे बच्चे हैं इंपोर्टेंट आर्टिकल में से, ठीक है। अब हम एक जो आने वाले जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जैसे अनुच्छेद 89, 80 और अनुच्छेद 81, ठीक है, इन तीन को हम एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहां से हमारे प्रधानमंत्री जी से मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल थे वो दो थे, ठीक है। यहां से हमारी संसद स्टार्ट होती है, क्या होती है, संसद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो संसद से जुड़े हुए ये तीन आर्टिकल को अलग से याद करेंगे, फिर जो इंपोर्टेंट आर्टिकल उनको हम अलग से याद करेंगे, ठीक है। तो इन तीन को कैसे याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 89 में क्या है, संसद है हमारी, क्या है, संसद है। 80 में क्या है, राज्यसभा, क्या है दोस्तों, राज्यसभा का वर्णन कहां मिलता है, अनुच्छेद 80 में। संसद का वर्णन कहां मिलता है, अनुच्छेद 79 में। और 81 में जो हमारी वो लोकसभा है, क्या है दोस्तों, लोकसभा। क्लियर हो गया वो दोस्तों, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी याद करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। आपको एक नाम याद रखना है, सरला, क्या याद रखना है, सरला, ठीक है। तो सा से मतलब अब इस क्रम में 79, 80, 81, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 में क्या है, सा से संसद है, क्या है, संसद। 80 में क्या है, रा से राज्यसभा है, क्या है, राज्यसभा। और 80 में 81 में क्या है दोस्तों, ला से लोकसभा, ठीक है। तो इन तीन को हमने याद कर लिया। अब चलिए इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 123 से हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें अध्यादेश जारी किया जाता है। फिर हमने अनुच्छेद 143 को पढ़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर हमने उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों को पढ़ा, ठीक है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति जी का पद है, 64 में वो राज्यसभा में के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। फिर हमने प्रधानमंत्री से जुड़े हुए दो आर्टिकल को समझा, अनुच्छेद 74 और 75। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद है और 75 में क्या है, उस मंत्री परिषद का एक हेड होगा जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री जी का पद है, ठीक है दोस्तों। फिर इधर हमने संसद को याद किया, संसद से जुड़े हुए तीन अनुच्छेदों को याद किया, सरला से, ठीक है, 79, 80, 81, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब जो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनको एक साथ याद करेंगे। जैसे अनुच्छेद 100,
ठीक है। अनुच्छेद 100 को हम दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, 50-50, ठीक है। इस अनुच्छेद 100 में जो है वो अध्यक्ष महोदय का निर्णायक मत है, अध्यक्ष महोदय का निर्णायक मत। तो इसमें अनुच्छेद 100 में क्या है, अध्यक्ष महोदय का निर्णायक। जैसे किसी संसद में मतलब किसी कानून पर बहस चल रही हो, उसमें 50 सदस्य अलग अलग हों, याद करने के लिए दोस्तों, 50 सदस्य एक साइड में हो, 50 सदस्य उसके दूसरी साइड हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, ठीक है। तो वहां पे अध्यक्ष महोदय का निर्णायक मत देखा जाएगा। यदि अध्यक्ष महोदय जो होते हैं